प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान माला की श्रृंखला में हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बारे में लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को कर रहे हैं। आधुनिक काल जो है काफ़ी लंबा है। इसके काव्यगत जो अलग अलग भाग हैं, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन हिंदी कविता या अद्यतन जो गद्य विधाएँ हैं, इसके अलावा उपन्यास, नाटक, कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, निबंध इत्यादि अनेक गद्य की विधाएँ भी हैं। इसको ध्यान में रखते, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने भारतेंदु काल को जो है 5 भागों में यानी 5 व्याख्यानों के अंदर, वक्तव्यों के अंदर विभक्त किया, ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा समय ना लगे। क्योंकि जितना दीर्घ या विस्तार से कोई भी पाठ या लेसन होता है, उसमें आपको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से लंबे समय तक किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन आए, मैसेज आए कि मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि एक आधी वीडियो आप छोटी भी बनाया करो। इसलिए आपकी बात को मानते हुए मैंने जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं उनके 3 खंड कर दिए हैं, क्योंकि जो हमारे समीक्षात्मक प्रश्न हैं उनको छोटा करना संभव नहीं है। मान लो हम प्रवृत्तियाँ हैं, उनको 2 भागों में कैसे डिवाइड करेंगे? आधी प्रवृत्तियों को एक बार करवाऊँ, आधी को एक बार, तो कोई तुक नहीं बनता और चित्र दिखाई नहीं देता। इसलिए आपकी बात को साझा करते हुए मैंने 40-40, 45-45 प्रश्नों के 3 जो है व्याख्यान तैयार किए हैं। और इस वक्तव्य के अंदर आज हम सिर्फ छोटे प्रश्नों को ही करेंगे, क्योंकि डिटेल तो पीछे की जो व्याख्यान माला है उसमें आप सुनते आए। मेरा प्रथम प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? यानी हिंदी प्रदीप पत्र जो निकलता था उसके संपादक कौन थे? उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। ये आपको बता दूं कि बालकृष्ण भट्ट भी एक माने हुए गद्यकार हैं, भारतेंदु काल के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। और ये जो इनका पत्र है हिंदी प्रदीप, इसको भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता के रचयिता कौन है? भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता के रचयिता कौन है? उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। अब काव्य की पंक्ति है, इसको देख करके, इसको पढ़ करके आपने बताना है कि ये पंक्ति किस कवि की है। ये पीछे भी जो आपके आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ हैं वहाँ मैंने उद्धृत की थी। पंक्ति है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। ये पंक्ति किसकी है? उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट है, विषस्य विषम औषधम नाटक किसका है? विषस्य विषम औषधम नाटक किसका है? तो ये भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है। ये भारतेंदु जी का कैसा नाटक है? मौलिक। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु जी का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट प्रश्न है, नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? उत्तर है राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो विषा संतन तजी ताही मूड लपटात, ओम परमात्मा, सॉरी, जो विषा संतन तजी ताही मूड लपटात, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? आगे भी है ये पंक्ति, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात। ये जो पंक्तियाँ हैं राधा कृष्ण दास जी की हैं। राधा कृष्ण दास जी की हैं। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं, तरान तरुजा तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए। ये पंक्ति किस कवि की है? ये है भारतेंदु जी की। नेक्स्ट है, यह बयारी तबई बदलेगी कछु पपीहा, जब पूछे है पीव कहाँ। यह बयारी तब बदलेगी जब कछु
बदलेगी कछु पपिया, जब पूछी है पीव कहाँ। ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। और आपको यहाँ ये बात मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि भारतेंदु युग की जो कौन सी विशेषता है, समस्या पूर्ति, उसके अंतर्गत एक सभा के अंदर ये प्रश्न या ये जो समस्या पूर्ति करवाई गई थी और इनका श्रेष्ठ उत्तर दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। काफ़ी चर्चित इनकी पंक्ति है। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ किसका है? समस्या पूर्ति नामक ग्रंथ किसका है? उत्तर है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति विनोद के रचयिता कौन हैं? नीति विनोद के रचयिता कौन हैं? उत्तर है गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं जोड़ नहीं जान पड़ता था। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में ये टिप्पणी किसकी है? भारतेंदु युग के कवियों के विषय में ये टिप्पणी किसकी है? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ एक विशेष ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि जितने भी टिप्पणी किए जा रही हैं उनमें मुख्य रूप से ज़्यादातर टिप्पणियाँ किसकी आ रही हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे? उत्तर है नवनीत चतुर्वेदी। नवनीत चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार कौन थे? मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार कौन थे? उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी चर्चित पंक्ति है, हो होरी किसकी काव्य कृति है? हो होरी किसकी काव्य कृति है? ये अंबिका दत्त व्यास की है। ये कृति भी है और एक कविता की पंक्ति भी है। नेक्स्ट आता है, लोकोक्ति शतक के रचयिता कवि कौन हैं? लोकोक्ति शतक के रचयिता कवि कौन हैं? उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी का कानपुर के रसिक समाज से विशेष लगाव था, विशेष संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किस कवि ने किया? ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किस कवि ने किया? आपको पता है कि भारतेंदु काल में दो तरह की रचनाएं लिखी जाती थी, मौलिक और अनुदित। तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी की अनुदित रचना है। ऋतु संहार और मेघदूत का उन्होंने अनुवाद किया था। ऋतु संहार और मेघदूत दोनों जो है संस्कृत के नाटक हैं और उनका हिंदी में रूपांतरण किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया? ये प्रश्न भी आपके पहले आया हुआ है जब हमने भारतेंदु जी की काव्य रचनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो आपने बताना है कि भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य रचनाएं की हैं। यहाँ प्रश्न ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने कुल रचनाएं कितनी हैं नहीं पूछा गया है। अगर कुल रचनाएं पूछी जाती तो उनमें उनकी गद्य पद की दोनों की रचनाओं को बताया जाता, लेकिन यहाँ काव्य शब्द लगाया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा 70। यानी भारतेंदु जी ने 70 रचनाएं जो काव्य पर लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? कौन सा कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? उत्तर है
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार किस कवि ने किया? बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार किस कवि ने किया? उत्तर है अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनाई? रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनाई? उत्तर है राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। यहाँ बच्चों दोनों प्रश्नों में अंतर समझ लो कि एक तो है बिहारी के दोहों पर कुंडलियों का विस्तार किसने किया, वो अलग प्रश्न है, और रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनाई। एक तो उनके दोहों का विस्तार किया गया है और रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ बनाने वाले कौन हैं? राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था? किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था? उत्तर है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। नेक्स्ट है, सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस सिपाही ने किया? सन 1857 की राज्य क्रांति का नेतृत्व किस सिपाही ने किया? आंसर है तात्या टोपे, आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट प्रश्न, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कार्यरत था? कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कार्यरत था? उत्तर है लल्लू लाल, उत्तर है लल्लू लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु काल के किस लेखक के नाम में 4 लय पूरे व 1 लय आधा आता है? भारतेंदु काल के किस लेखक के नाम में 4 लय पूरे व 1 लय आधा आता है? ये एक विशेष प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। आपका आंसर है लल्लू लाल, आंसर है लल्लू लाल। भारतेंदु कालीन कवियों को आरोह क्रम में लिखो। भारतेंदु कालीन कवियों को आरोही क्रम में लिखिए, यानी जैसे उनका जन्म है या जैसे उनका सीरीज में नाम आता है उनके अनुसार आपने लिखना है। सबसे पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरे नंबर पे आते राधा कृष्ण दास और चौथे नंबर पर नवनीत चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रथम प्रकाशन वर्ष कौन सा है? कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रथम प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सन 1868 ईस्वी, सन 1868 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम जोगिनी नाटक की विषय वस्तु क्या है? प्रेम जोगिनी नाटक की विषय वस्तु क्या है? वर्तमान पाखंड और धार्मिक सामाजिक जीवन के बीच हमारी स्थिति। आपको पता है कि भारतेंदु काल में नवीन विषयों के ऊपर कवियों ने, लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई। तो जो प्रेम जोगिनी है, जोग से ही आपको पता चल जाता है कि धार्मिक रचना है और इसमें बताया गया कि हमारे धर्म के अंदर वर्तमान में इस समय जो पाखंड चल रहा है और हमारे समाज की जो स्थिति है उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बादशाह दर्पण किस प्रकार की कृति है? बादशाह दर्पण किस प्रकार की कृति है? अब ये चीज़ तो बादशाह के नाम से ही प्रकट हो जाती है, क्योंकि सम्राट, बादशाह, ये राजा, ये कौन से विषय में आते हैं आपके इतिहास में। इसलिए बादशाह दर्पण जो आपकी कृति है किससे संबंधित है? इतिहास से। बाइबल का हिंदी अनुवाद करने वाले विद्वान थे। बाइबल का हिंदी अनुवाद करने वाले विद्वान थे विलियम केरे। यानी देखो, हिंदी भाषा भारतेंदु काल में इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि अंग्रेज़ लोगों ने भी, विदेशी लोगों ने भी हिंदी भाषा को सीख लिया और वे लोग चाहते थे कि उनका जो धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल है, उसको भारतीय भी पढ़े। इसलिए विलियम केरे ने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा का लाभ किसने उठाया?
हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा का लाभ किसने उठाया? उत्तर है ईसाई धर्म प्रचारकों ने। ईसाई धर्म प्रचारकों ने। नेक्स्ट प्रश्न है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने कौन सी भाषा में काव्य सृजन किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने कौन सी भाषा में काव्य सृजन किया? उत्तर है ब्रिज भाषा। आंसर है ब्रिज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका श्रृंगार वर्णन एवं प्रकृति प्रेम की कविताएं किस भारतेंदुकालीन कवि ने सर्वाधिक लिखी? श्रृंगार वर्णन एवं प्रकृति प्रेम की कविताएं किस भारतेंदुकालीन कवि ने सर्वाधिक लिखी? उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह। देखो प्रकृति वर्णन और श्रृंगार वर्णन भारतेंदु काल की दो विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक सबसे अधिक किसने लिखी? ठाकुर जगमोहन सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक काल को नवीन विकास काल की संज्ञा किसने प्रदान की? आधुनिक काल को नवीन विकास काल की संज्ञा किसने प्रदान की? उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा महान व्यक्ति था जो गुजराती भाषी था किंतु उसने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी में लिखा? वह कौन सा महान व्यक्ति था जो गुजराती भाषी था किंतु उसने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी में लिखा? आंसर है महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ये इनका पूरा नाम है, और कई बार आपको जो ऑप्शन दिया जाता है उसमें दयानंद नाम भी दिया जाता है, यानी इनका पूरा नाम नहीं लिखा जाता, तो आपने वहाँ भी दयानंद के ऊपर ही टिक मार्क करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक काल में मुद्रणालयों की स्थापना के बाद हिंदी गद्य का कौन सा रूप सबसे पहले जनता के सामने आया? यानी भारतेंदु काल के अंदर जो मुद्रणालयों की स्थापना की गई, जो प्रेस की स्थापना की गई थी, उसके बाद हिंदी का कौन सा रूप सबसे पहले हिंदी गद्य का आपके सामने आया? आपका आंसर है निबंध, क्योंकि निबंध लिखने में छोटे होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम जो है उनका जो रूप सामने आया हिंदी गद्य का कौन सा था? निबंध। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम सागर की रचना से 59 वर्ष पूर्व किस ग्रंथ में खड़ी बोली का परिष्कृत एवं मनोरम रूप प्राप्त होता है? ये प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनियो। यहाँ जो फिगर है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। प्रेम सागर की रचना से 59 वर्ष पूर्व यानी 59 वर्ष पूर्व किस ग्रंथ में खड़ी बोली का परिष्कृत एवं मनोरम रूप प्राप्त होता है? उत्तर है भाषा योग वशिष्ठ। ये आधुनिक काल से पहले की रचना है, इसका नाम है भाषा योग वशिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न है भारतेंदु जी द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य में किस विधा का आधिक्य है? भारतेंदु जी द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य में किस विधा का आधिक्य है? प्रश्न को समझो। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारतेंदु जी ने गद्य विद्याओं में सबसे ज़्यादा किसके ऊपर कार्य किया, किसके ऊपर ज़्यादा रचनाएं लिखी, या उनका किस में ज़्यादा महत्व है? आपका उत्तर है नाटक, क्योंकि भारतेंदु जी ने 2 तरह के नाटकों का प्रचलन शुरू किया, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक, और उनके नाटक भी उनके काल के कवियों में सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए इन्होंने सबसे अधिक कार्य किस पर किया? नाटक पर। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान किए जाने के कारण भारतेंदु जी द्वारा अपनाई जाने वाली शैली के अनुरूप भाषा को कौन सा नवीन नाम दिया गया था? यानी भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान किए जाने के कारण जो नवीन शैली अपनाई उसको कौन सा नाम दिया गया था? उसको नाम दिया गया था हरीशचंद्री हिंदी।
हरिश्चंद्री हिंदी, यानी हरिश्चंद्र जी ने जिस हिंदी को अपनाया उसी का नाम जो है हरिश्चंद्री हिंदी रख दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु की किस पत्रिका में हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सबसे पहले मिलता है? भारतेंदु की किस पत्रिका में हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सबसे पहले मिलता है? उत्तर है हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतेंदु रचित फूलों का गुच्छा में संग्रहित हैं, यानी भारतेंदु जी की जो रचना है फूलों का गुच्छा, उसमें क्या चीज़ें संग्रहित हैं? उत्तर है खड़ी बोली में रचित कविताएं, यानी आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रचलन शुरू हो गया था और जो फूलों का गुच्छा उनका संग्रहित ग्रंथ है उसके अंदर उन्होंने खड़ी बोली में कविताओं का सृजन किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देशी राजाओं को रासभ कहा? भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देशी राजाओं को रसभ कहा? यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि भारतेंदु अपने देश की दशा को देखकर इतने दुखी थे, इसलिए जो अपने देश के राजा थे उनको गधा कौन सी रचना में कहा है? रासभ कहते हैं गधे को, और उनकी रचना का नाम है भारत दुर्दशा, यानी भारत की जो दशा थी, जो स्थिति थी, जो हालात थे, भारतेंदु जी देखने में बड़े असमर्थ थे, बड़े दुखी थे, इसलिए उन्होंने जो राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे उनको गधा कह करके संबोधित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के लेखकों की यह प्रमुख विशेषता रही है, यानी भारतेंदु मंडल के लगभग सभी लेखकों के अंदर ये विशेषता मौजूद है, पाई जाती है। वो कौन सी है? ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र या पत्रिका का संपादन करते थे, यानी इससे पहले कोई पत्र पत्रिका इतनी ज़्यादा नहीं निकलती थी, इसलिए भारतेंदु मंडल के कवियों में, लेखकों में ये विशेषता सभी में पाई जाती है कि वो क्या थे? वो अच्छे पत्रकार थे और किसी न किसी पत्रिका का संपादन भी स्वयं करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है, यानी प्रताप नारायण मिश्र किन विषयों पर सबसे ज़्यादा लिखते थे या उनके निबंध के अंदर कौन सी विशेषता मिलती है? तो ये भी एक अलग सा ही प्रश्न है, क्योंकि बाकी जो विषय हैं सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक हैं, जन सामान्य के, लगभग सभी विषयों पर सभी लेखकों ने काम किया, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र जी जो थे विनोदशीलता जो है इनकी प्रमुख विशेषता है, यानी उनके निबंधों के अंदर क्या मिलती है? हंसी ठिठोली का रूप देखने को मिलता है, हास्य की बातें भी उनके निबंधों के अंदर, विनोद प्रिय बातें भी देखने को मिलती हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो श्रृंखला थी व्याख्यान माला की, उसमें मैंने 40-42 प्रश्नों को, 45 प्रश्नों को भारतेंदु जी को इस कड़ी के अंदर लिया है और आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी कि मैंने छोटा लेक्चर दे दिया। अब मेरी भी एक विशेषता कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर हमें जो वक्तव्य देना होता है हमारा 60 मिनट का होता है, 1 घंटे का कम से कम, और कई बार क्या होता है कि टॉपिक को डिस्कस करते करते आप लोग जो प्रश्न पूछते हो तो हमारा लेक्चर जो 1.5 घंटे का भी चला जाता है, तो हमें पता नहीं चलता समय का। लेकिन इस वीडियो को बनाते समय मैंने आप लोगों की बात का भी ध्यान रखा है और मैंने इसको छोटे रूप देने के लिए कुछ प्रश्नों को लिया है, लेकिन अभी भारतेंदु काल जो कंप्लीट नहीं हुआ, संपूर्ण नहीं हुआ। अभी इसकी एक वीडियो और आपके सामने आज या कल में आने वाली है। फिर आधुनिक काल का जो काव्य वाला भाग है, भारतेंदु काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, हाइकू कविता, यानी काव्य का जितना भाग है वो मैंने आपको करवा दिया। अब गद्य वाला भाग बचा है, क्योंकि आपने विस्तार से पढ़ा है कि भारतेंदु काल में नाटक, निबंध, कहानी, इन सब का भी विकास हुआ था। तो इस प्रकार से उसके बाद आपका द्विवेदी काल आएगा। द्विवेदी काल के बाद मेरा लगभग कविता वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम कोई नई इकाई लेंगे
आज का वक्तव्य को मैं यही विश्राम देती हूँ और वही 2 लाइनें, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखना, अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखना, बेवजह फिजूल में घर से बाहर न जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अपने घर में जो वृद्धजन हैं, जो बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। परीक्षा का समय अब नज़दीक आ रहा है, आने वाले महीनों के अंदर आपकी परीक्षाएं होनी हैं, इसलिए आप डटकर तैयारी करें और मेरे से जो मदद हो सकेगी वो उसके लिए मैं 24 आवर्स आपके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।